हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो इसी के साथ आप लोगों के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत बच्चे डिसअपॉइंटेड थे अपने एग्ज़ाम को लेके एंड कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे ब्लेम कर रहे थे, नॉट ब्लेमिंग मी बट सेइंग लाइक मैम जो आपने कराया था वो तो आया ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आप अटेम्प्ट कर पाए हैं क्वेश्चंस वो वही थे जो आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि हम जितना करके जाएं पूरा उसी में से आ जाए। और मैंने अपने चैनल पे कोई गारंटी नहीं ली थी। आई एम नॉट सेइंग कि यार पक्का इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो प्लीज़ स्टॉप कमेंटिंग लाइक दैट कि मैम जो करा वो तो आया ही नहीं, ठीक है। अगर जो सीरियस होते हैं, मैंने जब अपनी नेट की तैयारी करी थी बहुत खुद से बुक पढ़ी थी, बुक से खुद ढूंढती थी, टॉपिक ढूंढने होते थे उनको यूट्यूब पे पढ़ती थी। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से पढ़ा था, ठीक है ना। कुछ यंगस्टर थे, कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भी थे, सबसे पढ़ा था। ज़रूरी नहीं है मैंने जिन सबसे पढ़ा था वो सारे टॉपिक आए थे, ठीक है। मैं भी आप लोगों का एग्ज़ाम देने गई थी कल, ठीक है। वो भी इसलिए ताकि मैं देख सकूँ किस टाइप के मैथड्स आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, अटैम्प्ट करने का वे कैसा होता है, सेक्शन वाइज कैसे होता है। क्योंकि अगर मैं आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन करा रही हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपको, जैसे आप लोग ड्रेस कोड का पूछते थे, फोटोग्राफ का पूछते थे, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने दिया तो था नहीं आज तक एग्ज़ाम, तो ये चीज़ मुझे जाके खुद से पर्सनली देखनी थी ताकि मैं अच्छे से आगे जब एग्ज़ाम होगा तब एक्सप्लेन कर सकूँ। तो पहली बात तो ये, जब आपका पेपर आ जाएगा, जो बच्चे बोल रहे थे मैम ऑनलाइन पेपर मिल जाएगा क्या, मतलब हमें अभी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा, जब आंसर की आएगी वो तभी आता है, या फिर अभी तो वो नहीं आने वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम था, जो हमारा ऑफलाइन होता था तब आप लोगों को मिल जाता था, मगर अभी नहीं मिलेगा। मगर जिन बच्चों को क्वेश्चन थोड़े बहुत याद हैं, देखो मुझे जो याद थे मैं बताती हूँ, ठीक है। मतलब जो कह रहे हैं कि मैम आया ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आया ही नहीं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के यू टेस्ट और साइन टेस्ट दोनों के क्वेश्चन आए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ा होता है तभी करे हैं, और वो मैंने आपको यूट्यूब पे पहले वो कराए भी हैं। और वो भी उन्होंने एक में तो आपको पॉजिटिव रैंक फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। उसमें आपको आर पॉजिटिव वाली जो रैंक्स आती थी उनका टोटल बताना था। आंसर शायद उसका 35 समथिंग था, या अभी पता नहीं क्या था, मुझे ऐसे सच याद नहीं है, मगर इतना पता है। और दूसरा आपका यू टेस्ट था। यू टेस्ट भी आपका, उसमें आई गेस यू टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, नहीं उसमें बोला था कि पॉजिटिव साइंस पूछे थे या किसी में कि कितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं, वो भी शायद उसी का था आपका साइन टेस्ट का, मुझे सच याद नहीं है, मगर इतना पता है कि 3 क्वेश्चन थे उसके आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, ठीक है। तो पढ़ा था तभी वो कर पाए होंगे, जिन जो नहीं कर पाए उनका तो अलग ही है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बाकी चीज़ क्या होती है, जब हमारे पास टाइम लिमिट कम होती है ना, तो जब वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जब आप उसके दोबारा पढ़ के देखोगे, तो आप जब एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो हमें चीज़ें आती हुई भी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। पेपर में अगर आप, जब मैं तो पढ़ाती हूँ, ठीक है, तब भी वो मेरे ऊपर टाइम प्रेशर था, पर लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे जनरल पेपर नहीं आता था, ठीक है। मतलब मुझे रीजनिंग आती थी, रीजनिंग के मैंने 15 to 16 17 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कर ली थी। जीएस में मैंने आई गेस जो आपके नॉर्मल वाले आते हैं क्वेश्चंस, मतलब करंट अफेयर रिलेटेड या जो भी है, आई गेस मैंने 3-4 क्वेश्चन करे हैं जीएस के। और मैथ्स में भी मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करे होंगे। मैंने नेगेटिव मार्किंग की वजह से टाइम भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं देने ही नहीं गई थी। मेरा मोटिव उस एग्ज़ाम को देने का सिर्फ स्टैट्स का पैटर्न देखना था, किस टाइप का पैटर्न आया है। तो मैंने जल्दी से अपना स्विच कर दिया स्टैटिस्टिक पे। तो मैंने मैथ्स का जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने बोला था कि मतलब रीजनिंग मुझे पता था मेरी हो गई थी, रीजनिंग हो भी जाती, इतनी टफ रीजनिंग भी नहीं थी, ठीक है। और आपके जो मैथ्स था, क्वेश्चंस देख लिए थे मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस थे। आपके बोर्ड का क्वेश्चन था, आपका CISI का क्वेश्चन था, एंड काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैंने करना नहीं तो मुझे याद भी नहीं है, परसेंटेज वगैरह के हैं, तो मैंने वो सब स्विच कर दिए थे। तो मेरे आई गेस फिर भी मेरा इंग्लिश हिंदी ये सब पढ़ने वढ़ने में, जैसे वो पढ़ना था पैसेज वगैरह, तो मैंने थोड़ा उस पर टाइम दिया था पैसेज पे, कि अब देने आई हूँ तो थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ, ठीक है। तो पैसेज मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी, क्वेश्चन भी ईजी थे, हिंदी के भी क्वेश्चन ईजी थे। वो अलग बात है कि मुझे पर्यायवाची वगैरह इतने पता नहीं थे, तो मैंने कुछ तो जो संज्ञा सिंपल सिंपल व्यक्तिगत संज्ञा थी, ठीक है, वो सब तो मैंने कर लिया था। तो पेपर वन आई गेस मेरा 30 to 35 मिनट्स में मैंने कर दिया था कंप्लीट। शायद मैक्सिमम 40 लग गए होंगे, पर मिनिमम इतना ही टाइम लगा था। उसके बाद मैं जल्दी से स्टैट्स पे स्विच कर दिया था। अब स्टैट्स में क्या होता है, जो जब हमारा सेक्शन आ जाता है ना, अगर हमें एक सेक्शन में कुछ आ नहीं रहा होता है तो हमें जल्दी जल्दी ये लगता है कि इस सेक्शन को छोड़ो
और नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, कभी और आगे वाले सेक्शन पे कोई बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आ जाए। तो इस वजह से क्या हो जाता था, हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता था। वो सेम चीज़ मैंने भी फेस करी, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक की बात कर रहे थे, तो जब पार्ट आ जाता है तो मेरे साइड में एक था, एक कोई मेरे जो साइड में बैठा हुआ था वो झारखंड से था, ठीक है। तो उसको नहीं पता था कि सेक्शन आ जाएंगे। जैसे इसको पता चला ना कि सेक्शंस हैं स्टैट्स में भी और मतलब जनरल पेपर में भी, वो तो वहीं पर थोड़ा वो हो गया था, कॉन्शियस सा हो गया था कि ये तो गलत हो गया, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि इनको सेक्शंस नहीं बनाने चाहिए थे। जब हमारा एग्ज़ाम हो भी गया था तब वो बोल भी रहा था कि मैम नहीं, एक्चुअली वो मेरा मुझसे नहीं पढ़ता था, तो वो मुझसे बोल भी रहा था कि सेक्शन की वजह से उसको ये लगता था कि दूसरे सेक्शन में शायद बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आ जाए, तो उसको जल्दी जल्दी से उसको स्विच करना पड़ा था। जैसे कि अगर आपका देखोगे तो स्टार्टिंग का जो सेक्शन था उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे, मुझे जितना याद है। एक सेक्शन थर्ड आएगा जिसमें थ्योरी के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको कि या हमने तो जैसे 2015 और 19 के बेसिस पे पढ़ा, देखा था उसमें कितनी थ्योरी आई थी, कितना प्रैक्टिकल आया था। अगर 2019 का, अब आप एक बच्चा बोलता है मैम 2019 का पेपर तो बहुत ईजी था। देखो, जब हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो इजी हो जाता है। अब जब आगे कोई इसको पेपर देगा, अब देखो स्टैटिस्टिक का कहीं भी क्या है, सिलेबस मेंशन नहीं है कि कितने कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या सिलेबस है। जैसे कोई और एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं हमेशा नेट का ही एग्जांपल देती हूँ, तो हमारे नेट में कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट्स में वो डिवाइडेड है। 10 सब्जेक्ट का अंदर अलग अलग सिलेबस भी मैंशनड है, जैसे इनकम टैक्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है हमारा उसमें, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सबके सब पार्ट उसमें मेंशन है। तो हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर लेकिन अगर आप उसका भी एग्जाम देखोगे, पहले टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है। और अब नेट में भी क्या होता है, टू द पॉइंट चीज़ें नहीं पूछी जाती, क्योंकि बच्चों को सिलेबस पता है, सब पढ़ के चले जाएंगे। और वो उसकी डीप स्टडी में जाते हैं, ब्रॉडली जाते हैं। और वही काम हुआ था आपके स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में भी, कि उन्होंने डीप क्वेश्चंस पूछे थे। डीप स्टडी, अगर आप बच्चा डीप स्टडी करके जाएगा तो वो थ्योरी अटैम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरी अटैम्प्ट करना और खैर डीप स्टडी की भी बात नहीं है, आपने वो टॉपिक पढ़े ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल मुझ पे ही निर्भर हो गए थे कि मैम ही जो कराएंगे सिर्फ वही करेंगे। मैंने बोला था कि थ्योरी आप खुद करो। मैं तो इस चैनल में प्रैक्टिकल पढ़ा रही थी ना आपको। अब थ्योरी की चीज़ें थोड़ी ना, जितनी हो सकती थी कराने की कोशिश करी। लास्ट मोमेंट में टॉपिक भी कराए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने लास्ट मोमेंट पे किया था, उसका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। आपका आई गेस मुझे लगता है मल्टीपल कोरिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। एंड मल्टीपल कोरिलेशन के आपके थ्योरी भी आई थी, मैंने उसकी थ्योरी भी देखी थी। अब देखो, मैंने आपको मेंशन तो कर दिया था ना कि मल्टीपल कोरिलेशन करना है, तो आप लोग तो पढ़ सकते थे। मैक्रो चेन भी बोल दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ें आप खुद भी करो ना। अगर मैम ने बोला है सर्च करके पढ़ो, तो वो तो आपकी गलती हो गई ना। थोड़ा तो थ्योरी तो पढ़ो। प्रैक्टिकल करा रही हूँ, नहीं आया ठीक है, क्या नहीं आया, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आया, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं आया, लास्ट ईयर आया था ना, 2015 में भी नहीं था, 19 में दे दिया, अब नहीं दिया। बेसिकली अब आपके पास सिलेबस होता नहीं है। इन सारे पैटर्न्स को देख के आपके पास एक सिलेबस बन जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि इन फ्यूचर आप अब उन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कि आगे जब होगा तो देना ज़रूर, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आपका हो गया है, मगर जो प्रैक्टिकल, अब ये मत सोचना नेक्स्ट टाइम थ्योरी पढ़ के चले जाओ। अब आप इस चीज़ से ये सबक सीख लो कि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और पूरा स्टैटिस्टिक कंप्लीट करना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार वही क्वेश्चन बना देंगे। वो बना देंगे तो सबकी नौकरी लग जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होना है। हर बार लेवल अप आता है, और बोला गया था कि लेवल अप आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कराने की बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, मैंने किया था। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आपने काफ़ी सारी रफ शीट्स ली थी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी। पहले जनरल पेपर में लग गई थी थोड़ी, मुझे थोड़ी लिखने की आदत है इसलिए भी। और आपका, चलो बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस किस के थे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थे, ठीक है। मीडियन का क्वेश्चन था, उसमें CF निकाल के मीडियन क्लास के थ्रू आपको मीडियन फाइंड आउट करना था, ठीक। उसके बाद आपकी मीन मीडियन मोड की रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे आई गेस, ठीक है। स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस का क्वेश्चन था। स्क्यूनेस का शायद एक और क्वेश्चन भी था, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत याद है। टोसिस का क्वेश्चन था। मल्टीपल कोरिलेशन का था, एंड वन आपका, और सबसे पहला क्वेश्चन तो मीन का था, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे, आए थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी इन द सेंस कि वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और थोड़े इंपॉर्टेंट थे। एडवांस स्टैटिस्टिक का कुछ रिलेटेड पार्ट था वो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो आपके प्रोबेबिलिटी के थे। प्रोबेबिलिटी तो बोला ही था, प्रोबेबिलिटी उन्होंने
आपको 15 में भी दी है, 19 में भी दी है और 2024 में भी आई है इस वाले एग्जाम में जो 2023 की वैकेंसी है। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो उन्होंने इस बार भी दी थी। बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, क्या मैंने बेस थ्योरम नहीं पढ़ाई है आप लोगों को, क्या आपको नहीं पता? उसमें आपको वो बताना था कि कौन सी पावर प्रोबेबिलिटी होती है और ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है 2 क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तो शायद 5 या 4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बाकी क्या था, 1-2 सेक्शन ऐसे थे जिसमें थ्योरी ही पूरी थी, उसमें 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हुए थे, ठीक है। लास्ट 2 सेक्शंस मुझे इतना कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड हो गया था, तो थोड़ा मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा स्पीड बना ली थी, तो मेरा क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्वेश्चंस क्या थे। तो जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार नोट डाउन कर लो ये सारे टॉपिक्स, ताकि आगे फ्यूचर के लिए आपके पास सिलेबस हो जाए, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कि ये टॉपिक्स करने हैं। और ये करने का मतलब ये नहीं है कि पेपर अब इन्हीं में से आएगा, वो तो कहीं से ही पूछ लेंगे, हर बार एक नया टॉपिक आता ही है। पिछली बार लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिक्स हॉट टॉपिक बना दिए थे बच्चों से, वो सॉल्व नहीं हुए। इस बार थ्योरी के 2-3 टॉपिक बना दिए जो बच्चे सॉल्व नहीं हुए। पहले ही बोला था कि आप 30 से 40 वाला पेपर कर लेंगे, ठीक है। उससे अबव जाने की बात की लड़ाई होती है कि वो उसमें नया टॉपिक ही डालेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। अगर नहीं कर सकते तो आपकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई होगी, कोई बात नहीं। अब एक और इससे इस जैसा एक आपका क्या है एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है, जैसे DSSB की वैकेंसी तो थोड़ी लेट आती है, मगर आपको पता होना चाहिए आपका SSC JSO इसकी वैकेंसी आपकी हर साल आती है। तो इसमें एक ये फ़ायदा है कि आप हर साल के हिसाब से, मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, ट्राई देने गए थे, तो आपको पता है कि हर साल वैकेंसी आएगी। मगर जैसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट DSSB की PGD वगैरह की वैकेंसी 2-2 सालों में ऐसे आती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें 2 टायर में एग्ज़ाम होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होगा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो अब ये मतलब 4-5 महीने बाद शायद इसका आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगी, तो आपके पास टाइम है। टाइम वेस्ट इस चीज़ पे मत क्या करो कि जब वैकेंसी आ जाए अप्लाई कर दे तब पढ़ना स्टार्ट करें। अब लगे हो स्टैट्स इतनी पड़ी है तो जहाँ भी इससे रिलेटेड पेपर आते हैं उसको पढ़ाई करो। और जैसे अभी तो क्या था, मैं 4 महीने से पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। पहले शुरू मंथ में बच्चे आ रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। मान लो कि 3 मंथ से ही बेसिकली मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। 3 मंथ में मैंने जो सिलेबस आपका क्वेश्चन पेपर रिलेटेड था वो कराया। तो अब धीरे धीरे स्पीड बनेगी, चीज़ें बहुत सारी होंगी। जैसे कि मैंने आपको रैंडम वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब ये नहीं है कि आपने रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं आए, थ्योरी के आए थे 1-2 क्वेश्चंस, और अगर नहीं आए उसका मतलब ये नहीं है कि आगे वो फ्यूचर में आएंगे ही नहीं। आपको अब वो पूरा प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, एक एक चीज़ टू द पॉइंट स्टार्टिंग से लास्ट तक, ताकि जब एग्ज़ाम आए फुली प्रिपेयर्ड हो और आपका तब रिवीजन हो। अब क्या हो रहा था, बच्चे 1 महीने में तो तैयारी कर रहे हैं, उनका रिवीजन भी चल रहा है, उनका यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही है साथ के साथ। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमें चीज़ें जैसे मैंने नेट पढ़ा तो पहला 1 साल मुझे अपना सिलेबस समझने में लग गया। पहला नेट बिना पढ़े ऐसे ही देकर आ गई थी, 96-95 परसेंटाइल आए थे मेरे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैं पढ़ के गई थी अच्छे से, मगर वो मैंने पहला पेपर दे के सीखा। काफ़ी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम देने गए थे, मैंने भी फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है। पढ़ाना का टॉपिक पता है, मगर लेकिन पेपर देने में खुद ही गई हूँ क्योंकि मुझे जाना नहीं इस फील्ड में। मगर लेकिन आप लोगों की वजह से मैं गई थी ताकि मैं सिलेबस जान सकूँ कि क्या क्वेश्चंस वो नए आते हैं। और ये फिक्स था कि नए क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हर बार सेम पैटर्न नहीं यूज़ होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा वो डालते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम भी जाओगे ना तो नया टॉपिक भी आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप सारे टॉपिक्स कवर करें। और जो ये JSO है ना, इसकी स्टैटिस्टिक थोड़ी प्रिस्क्राइब्ड वे में है। इसमें मतलब आप JSO का आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए होंगे, अगर टेक्स्ट बुक पे हैं तो उसके स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा पेपर बनाते हैं वो, बेसिकली उनका पेपर एकदम मस्त होता है क्योंकि जो प्रॉपर स्टैट्स है ना वो उसके क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका पेपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आता है ना तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। टाइम की बहुत दिक्कत है, अगर मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं तो टाइम लग जाता था, तो मुझे भी जल्दी जल्दी रहता था कि मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करूं ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की ज़्यादा अर्ज रहती थी, ये भी सेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अब JSO की बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी में क्या है कि बैचलर डिग्री हो कोई भी सब्जेक्ट में,
ऑल्सो दे हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड। तो मतलब कि 12th क्लास में आपके मैथ्स में 60% आए हुए हों। और दूसरा है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक हो, इकोनॉमिक्स एज दी वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, या फिर आपका मतलब आपकी ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और बिटवीन एज आपकी 18 to 32 होगी इसके अंदर। एग्जाम पैटर्न इसमें क्या होता है, 2 टायर में एग्जाम होता है। जैसे DSSS में इसका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का ये फायदा है कि इसका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है। तो जब ना इंटरव्यू है ना कुछ है तो आप लोग ये नहीं समझोगे कि ये आपको एकदम हलवा नहीं दे देंगे, वो कुछ तो पेपर टफ बनाएंगे। मगर ये पेपर JSO वाला उनके लिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में भी, जिनका जनरल पेपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मुझे वहाँ पे सेंटर पे भी काफ़ी मतलब बच्चे मिले थे। एक थे कोई रेलवे में, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो सोचो रेलवे की जॉब कर रहे हैं, तो उनका तो पेपर 1 कितना ही स्ट्रांग होगा। काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, बहुत सीनियर बच्चे भी थे, मुझसे भी बड़े बड़े बच्चे थे, ठीक है। तो मैं उन्हें बच्चे भी नहीं कह सकती, सॉरी, मतलब 7 के मान लो, मगर बस ये काफ़ी एज में थे। तो उन लोगों को जनरल पेपर उन लोगों का बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। जनरल पेपर में मेरा तो कुछ भी नंबर नहीं आएंगे, मैं क्लियर स्टैट्स की बेसिस पे हो सकता है हो गया तो, ठीक है, मगर जनरल पेपर मेरा बहुत ही बेकार था, ठीक है। थैंक गॉड उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, वरना मेरा तो स्टैटिस्टिक पेपर पार्ट B चेक ही नहीं होता। तो क्या होता है इसमें, सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 2 टायर में एग्जाम होगा। आपका पेपर 1 होगा, सबसे पहले जो टायर 1 में होता है उसमें आपका क्या है, जनरल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश एंड आपका इंग्लिश ही है, इसमें हिंदी नहीं है, ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश ही आएगा। तो ये तो आपका टायर 1 होगा। जब जिसका प्री क्लियर हो जाएगा, मतलब टायर 1 क्लियर हो जाएगा, फिर उसका टायर 2 आएगा, तब उसका स्टैटिस्टिक आएगा। और ये विद इन आपको पता होगा कि इनका प्री और मेंस विद इन 1 मंथ आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता कि प्री के बाद कुछ टाइम लेते हैं, तो उसके अंदर अंदर इनका आ जाता है कि आपका मेंस कब होगा। तो उसमें आपके स्टैटिस्टिक आता है, प्लस उसमें आपका जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आता है। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से मुझे याद आया कि आपके पेपर में भी JSO की कॉपी करी गई थी इस बार, कि उसमें उन्होंने, आपने क्वेश्चन देखा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो वो मैंने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जिसमें हम कंपनी ये देखती है, जैसे कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही होती है तो पहले वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है, फिर उसका एक्चुअल आउटपुट निकल के आता है, फिर वो कंपेयर करती है कि वो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड जो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, कि उसका फेवरेबल आया या फिर अनफेवरेबल आया। तो आपसे मटेरियल कॉस्ट निकलवाई थी, ठीक है। तो वो उन्होंने बिजनेस फाइनेंस और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मतलब कि कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ आई थी। एक कोई स्टूडेंट थी, वो MCOM की है, कि मैम कि कुछ नहीं आया पेपर में। तो मैं मेन बता दूं कि ये वाला जो पेपर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, इसमें स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टैट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ी है वो उसका सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, उसका वो इतना ब्रॉड पार्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसमें BA अगर किसी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है, उनके पास स्टैटिस्टिक थी, उनका सब्जेक्ट रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वन ऑफ माय फ्रेंड उसने वहाँ से किया था, तो उसके में वो टॉपिक्स थे, उसने मुझे बताया भी था। उसका भी MA हुआ नहीं था, इसलिए वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं था, बट इन फ्यूचर वो एग्ज़ाम ज़रूर देगा, ठीक है। तो उसमें था इकोनॉमिक्स में, और जिसने BSc स्टैटिस्टिक और MSc स्टैटिस्टिक कर रखी होगी उन लोगों ने टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो कॉमर्स वाले आए हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी। नेट में काफ़ी स्टैट्स कवर कर ली होगी, क्योंकि नेट में यही चीज़ होती है। नेट में वो स्टैटिस्टिक एडवांस लेवल की पूछ लेते हैं, बेसिक पढ़ के जाते हैं तो स्टैट्स में इसलिए नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्क्यूनेस किटोसिस वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आप अपने PhD में अगर कोई स्टैटिस्टिक में हो तो वो तो पूरा ही स्टैट्स पढ़ेंगे। तो ये एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक तो है ही, मगर अब फ्यूचर में आपसे एडवांस के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। तो यहाँ पर इसमें एडवांटेज ये है कि पहले तो स्टैटिस्टिक है टायर 2 में, उसके बाद उसमें जनरल स्टडी में फाइनेंस है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में देखो, अब मैं आपको सिलेबस बताती हूँ उसके अंदर क्या है। फाइनेंस इकोनॉमिक्स में स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आया था मैक्रो इकोनॉमिक्स से,
आपको NNP निकालना था, ठीक है, आपको GNP गिवन था और डेप्रिसिएशन माइनस करना है या ऐड करना है, इससे ये चीज़ ये कॉमर्स की थी, ठीक है, उन लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक आया था आपका इकोनॉमिक्स, तो लोगों ने आपको एग्जाम पैटर्न तो दिया नहीं है, लिख दिया नॉर्मल स्टैटिस्टिक, मगर वो भी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उन्होंने इस बार आपसे पूछे थे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, आपका कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट तभी पूछा था। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें। दूसरा एडिशनल इनके अलावा क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में। जैसे हमें पता है मोनोपोली क्या है, एक प्राइस क्या है, वो खुद से अपना प्राइस सेट करती है, और वहीं पे परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, प्राइस टेकर होती हैं, जो प्राइस मार्केट में सेट हो जाता है वो रखते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम है, जो आपके क्वेश्चन में भी, आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया था, मनी एंड बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। तो आप ये मान लो कि कुछ इस लेवल से ही इन्होंने चीज़ें सेट करके अपना भी बनाया है। तो आपको थोड़ा स्टैट्स भी, जैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट, इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टैटिस्टिक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। तो ये था आपका JSO का सिलेबस, ठीक है। तो पेपर 1 तो जिनका टायर 1 होगा, मुझे ऐसा लगता है सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस चैनल पे, तो वो पेपर टायर 1 तो ईजिली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों की प्रिपरेशन रहती है तो आप टायर 1 कर लेंगे। टायर 2 आप विदिन 1 मंथ हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक में इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे इसमें थोड़ा टॉपिक्स मेंशन है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से एक क्वेश्चन आया था आपका हिस्टोग्राम का, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड था वो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, आपका मोमेंट्स है, स्क्यूनेस है, किटोसिस है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट है। और वहीं पे आपका जनरल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से क्या है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम, प्राइस डोमिनेशन, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इसमें एक फ़ायदा ये है ना कि खाली स्टैट्स नहीं है, इसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के भी हैं। तो मतलब स्टैट्स थोड़ी अगर ज़्यादा, जैसे इस पेपर में आपके स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में खाली स्टैटिस्टिक के ही क्वेश्चंस थे, आए थे वैसे इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आया था। फाइनेंस में से भी वो मार्जिनल, आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी थी, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन वो भी आया था। तो आता तो है ही, कभी ना कभी आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो इसी का ही पार्ट है, स्टैट्स का ही पार्ट है। बेसिकली हम कंट्रोलिंग करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट हमारा आया है नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, कोई बात नहीं, आपने तैयारी अच्छी करी थी, आगे भी करते रहिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी तैयारी नई JSO की, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से स्टार्ट करूँगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकॉनमी, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगी JSO का, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो घबराइएगा नहीं, जिन बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं जिनके 60+ मार्क्स स्टैटिस्टिक में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई भी क्लियर नहीं करेगा, बहुत बच्चों के आए हैं, एक किसी और का भी है जिसके 78 समथिंग तो जनरल पेपर में वो बता रहे हैं, और 40+ उसके हो जाएंगे स्टैटिस्टिक में। 40+ तो मैं 45+ तो मैं भी अपनी स्टैटिस्टिक में बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मुझे लग रहा था जो नहीं आ रहा तो जल्दी से स्विच करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे देखना था। और पेपर 1 तो मेरा बहुत ही बेकार गया था, ठीक है, तो वो तो क्लियर जैसे होंगे इसमें 30-45 आ जाए बड़ी बात है, अगर मेरे रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी में ही होंगे, बाकी तो और कुछ है ही नहीं, बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो घबराइएगा नहीं, तैयारी करो, ठीक है। स्टैट्स पढ़ी है तो स्टैट्स को जो इस जैसी और जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करो। आपने उसमें भी देखा होगा, राजस्थान में भी आती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, तो वहाँ पर भी अप्लाई करोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे राजस्थान के भी थे। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि वो राजस्थान से था, ड्यू टू दिस फार्मर प्रोटेस्ट उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो वो अपने वहाँ के भी एग्ज़ाम देंगे। तो इस बार जो हम तैयारी करेंगे, मतलब सम अप करेंगे, सबकी तैयारी एक साथ होगी, JSO की भी होगी, राजस्थान वाले स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी होगी, और यहाँ का DSSSB का भी। जब भी इन फ्यूचर वैकेंसी आएंगी तो एग्जाम तो आप लोग देंगे ही। काफ़ी बच्चे हैं जो यंगस्टर हैं जिनकी एज लिमिट अभी वो होंगी उसके विदिन, कुछ होंगे जिनका शायद लास्ट ईयर हो, क्योंकि
एज भी मैटर करती है कि शायद कुछ हो जिनका लास्ट अटैम्प्ट हो, या फिर इन फ्यूचर जिसको हो सकता है वो देगा। बाकी जो हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, जो भी पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के हैं वो उनके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, तो उन लोगों की भी साथ साथ में यहाँ प्रिपरेशन होती रहेगी। सो कल मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक भी दिन का, ठीक है? तो जल्दी से नए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अभी ये जो 4-5 महीने का टाइम है इस पीरियड में पढ़ लो, ठीक है? पीजीटी कॉमर्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले भी जो हैं वो भी अपने टॉपिक्स यहाँ से ये सारे कवर कर सकते हैं। सो बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस सून। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।